नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था व्यंजन संधि के कुछ नियमों को लेकर के। उन्हीं नियमों को लेकर के आज हम आगे चर्चा करेंगे। हमने 10 नियम शायद कंप्लीट कर लिए थे या 9 नियम किए थे ना। हाँ, तो आज 10, 11 और 12 3 नियम और हमें करने हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद में हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम विसर्ग संधि की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से क्या होगा कि चैनल का जो परिवार है वो आगे बढ़ेगा, और परिवार आगे बढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। आप जानते ही हैं कि आपके लिए जो कंटेंट जुटाए जा रहे हैं, जो आपके लिए मैं कंटेंट लेके आता हूं, वो सटीक महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक और ऑथेंटिक बुक, जितनी भी ऑथेंटिक बुकें हैं ना, उनसे लिए गए हैं। बाकी आप ऐसा भी ना सोचें कि कोई इसमें किंतु परंतु हो सकता है। मुझे लगता है कि जहां तक मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूं, वो कंटेंट हर किसी को शायद मुश्किल से मिले। सटीक कंटेंट है, एकदम उपलब्ध जानकारी मैं आपको देता हूं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ और बदलाव होने चाहिए, या फिर और ऐसा लगता है कि सर इसमें कुछ गलत है, तो आप मुझे अवगत जरूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे सोशल मीडिया साइट है वो कंप्लीट में डालता हूं, उसको देखें। उसके बाद में अगर आपको कोई लगता है कि हाँ इसमें थोड़ी सी बदलाव होना चाहिए, या फिर कुछ अलग तरीके से कुछ और कुछ चाहते हैं, तो आप मुझे अवगत जरूर करवाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि जो मैं जानकारी देता हूं वो आपको अच्छी लगती होगी, सही लगती होगी, और जो भाषा है वह भी कर्णप्रिय होगी। समझे? उसके बाद में दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा जो अगला नियम है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अगला नियम हमारा कहता है, जो नियम है शायद मैंने वो करवा दिया था आपको, कि इसके अंदर कुछ फेरबदल हुए थे। जैसे मैंने पंचमाक्षर वाला नियम तो आपको करवा ही दिया था शायद। उसके बाद में जो आगे नियम है वो नियम है, यदि पदांत किसी नासिक के वर्ण के परे, लिखो, यदि पदांत किसी नासिक के वर्ण के परे, किसी नासिक के वर्ण के परे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? यह र ल व और उस व्यंजन स है, और फिर क्या बोलते हैं जो संयुक्त वर्ण है वो क्ष त्र ज। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, नासिक के वर्ण के परे य र ल व श और श, तीनों से, और फिर है क्ष त्र और ज। यह अलावा क्ष त्र ज में से कोई एक वर्ण हो तो, में से कोई एक वर्ण हो तो, भाई देखो, यह अलावा क्षत्रज्ञ, यह अलावा स है, क्षत्रज्ञ में से कोई एक वर्ण हो तो पदांत नासिक के वर्ण के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। हो तो पदांत नासिक के वर्ण के स्थान पर, वर्ण के स्थान पर अनुस्वार
हो जाएगा। तो ये हमारा नियम है। एक मिनट, यदि किसी पदांत नासिक्य वर्ण के परे य लव स है क्षेत्र और ज्ञ। तो देखो य लव अंतस्थ स है उस अंतस्थ के बाद में उष्म और क्ष क्षेत्र ज्ञ, ये तीनों के तीनों संयुक्त वर्ण में से कोई एक वर्ण हो तो पदांत नासिक्य वर्ण के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हो तो हम उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसके उदाहरण देख लो पहले। जैसे अब उदाहरणों में देखो इनके जैसे कैसे क्या क्या उदाहरण आएंगे। जैसे संयंत्र, संयंत्र उदाहरण है ये। अब देखो अनुस्वार कैसे होगा, देखो क्या बोल रहा है, ये अनुस्वार बना है स के ऊपर जो अनुस्वार लगा है स के ऊपर, वो देखो कैसे लगा है, सम धन यंत्र। इसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? इसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अगर कोई व्यंजन संधि का उदाहरण है और उसमें यह र लव स है क्ष त्र और ज, इनमें से कोई वर्ण आ रहा है बीच में, इनमें से कोई वर्ण आ रहा है और उससे पहले वाले वर्ण के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है, तो वहां पे अनुस्वार को तोड़ते हैं हम, अनुस्वार को वहां से तोड़ते हैं और उस अनुस्वार को क्या बनाते हैं, नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण मैं बन गया ना, ये नासिक्य वर्ण है, पंचमाक्षर है, आपको पता है अच्छे से। तो देखो कैसे बना, सम धन यंत्र। अब देखो कि ये क्या बोल रहा है, यदि पदांत किसी नासिक्य वर्ण के परे, अब पदांत नासिक्य वर्ण है, मैं नासिक्य वर्ण है, इसके परे स है क्षत्रज्ञ और यह लव है, तो ये आया है, ये आया है, और पदांत क्या है, पदांत नासिक्य वर्ण है। अगर नासिक्य वर्ण है और उसके बाद में उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और क्या बोलते हैं ये अंतस्थ व्यंजन अगर आते हैं तो क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। देखो इसको वापस जोड़ते हैं, ये मैं है, क्या है ये नासिक्य वर्ण, आपको पता है नासिक्य वर्ण, लिखो नासिक्य वर्ण, और नासिक्य वर्ण का ही क्या बनाना है हमें, नासिक्य वर्ण का ही अनुस्वार बनाना है। तो इसके बाद में क्या है, यह है, तो देखो क्या बनाएंगे, सम यंत्र, संयंत्र। अब देखो सम धन यंत्र किसका, इसका अनुस्वार बनेगा ना, मैं का अंतिम वर्ण, अंतिम पदांत, अंतिम वर्ण, पदांत पद का अंतिम वर्ण, उसका क्या बनेगा, अनुस्वार। अनुस्वार बनाया, संयंत्र बना। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ ले, ठीक है भाई। और आगे बढ़ते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं संलाप। देखो इधर से ऐसे उदाहरण लेते हैं, अब सम धन लाप। अब आपको पता है कि क्या है, नासिक्य वर्ण, और नासिक्य वर्ण के बाद में क्या आ रहा है, ल, और ल क्या है, ल क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अगर अंतस्थ व्यंजन आए तो मैंने बताया था कि अंतिम पदांत, जो पदांत है, पदांत जो वर्ण आ रहा है उस पदांत वर्ण का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो कर दो, देखो भाई इसको, सम लाप। अच्छा ये समलाप, संलाप, इसका अर्थ क्या है, संलाप का अर्थ, संलाप का अर्थ है करुण या रोदन, करुण या रोदन, करुण या रोदन, किसका अर्थ है ये, संलाप का अर्थ है। आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, इतना बताओ, ज्यादा कोई खास बात नहीं है। अगर पदांत कोई नासिक्य वर्ण है और उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन और संयुक्त व्यंजन अगर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो अंतिम पदांत है, पदांत जो क्या बोलते हैं, पदांत जो नासिक्य वर्ण है उसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ये कन्फर्म है, 100% बात, ठीक है। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, सम धन सार। सम धन सार, देखो स आया है, इससे पहले क्या है, नासिक्य वर्ण है, पदांत। देखो तो पदांत नासिक्य वर्ण का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, संसार। बनाया नहीं बना, ऐसे ही है।
और आगे और बढ़ते हैं, देखो देखो और उदाहरण लेते हैं। संहृत, समधन हृत, सम धन हृत, समधन हृत है आ रहा है। ये री तो स्वर लगा है, ये तो बाद में स्वर लगा है, ये है के ऊपर लगा है कि आगे लगा है। तो देखो क्या बनेगा, अनुस्वार सम हृत, सम हृत। इसके बाद में और उदाहरण दे लो, संत्रास, सम धन त्रास। क्या आ रहा है, संयुक्त व्यंजन, और इससे पहले क्या है, नासिक्य वर्ण, तो क्या बनेगा, अनुस्वार संत्रास, संत्रास। बनाया नहीं बना, ऐसे ही बनते हैं। और आगे बढ़ो, संज्ञे, संजय, सम धन जय, समधन जय। क्या बनेगा, अनुस्वार हिम जय, संजय। और उदाहरण ले लो, संरक्षण, सम धन रक्षण। क्या बनेगा, मैं रह संग रक्षण। सिर्फ अनुस्वार बनाना है किसका, पंचम वर्ण का। और पंचम वर्ण क्या होना चाहिए, नासिक है, उसके बाद में यर लव स है, क्षत्र जन, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, संवाद, सम धन वाद। देखो वाद ऐसे का ऐसा लिखना है, इसके बाद में अनुस्वार का क्या बनाना है, पंचम वर्ण जो नासिक वर्ण है वो बनाना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। देखो संस्कृति, संस्कृति, सम धन श्रुति, संस्कृति, सम धन श्रुति, संस्कृति। ये सांसारिक रचना, इसका अर्थ होता है संस्कृति का सांसारिक रचना। क्या होता है, सांसारिक रचना, ठीक है। और आगे बढ़ो, संक्षिप्त, संक्षिप्त। क्या आ रहा है, क्षि, और इस क्षिप्त को तो ऐसे कैसे लिख दो, क्षिप्त। इधर क्या बच रहा है, स, और ये जो अनुस्वार है इसका क्या बनाना है, पंचम वर्ण नासिक वर्ण, संक्षिप्त, ठीक है। संत्राण, संस्त्राण, संस्त्राण, तो त्राण को ऐसे कैसे लिख दो, त्राण। इधर क्या बच रहा है, सम, संस्त्राण। और आगे बढ़ो, संज्ञान, संज्ञान, तो जान को ऐसे का ऐसे लिख दो, इधर क्या बच रहा है, सम, ठीक है। सिर्फ ऐसे करने हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं और अगले नियम की ओर, जो हमारा 11वां नियम है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, हटा दूं इसको ना। ये जो सारे के सारे जो उदाहरण है ना, ये आपको एनसीईआरटी में और भी मिल जाएंगे भाई। इसके जो नियम बता रहा हूं ना मैं, इनके उदाहरण आपको एनसीईआरटी में और भी मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी के अलावा मैं शायद कोई चीज जो ऑथेंटिक है, जैसे हरदेव भारी जी की व्याकरण है, उनसे लेके जो आपको ये नियम और उदाहरण बता रहा हूं, तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोचो कि सर ये तो क्या पता आप मतलब जैसे कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, या ये नियम कम है, कम क्यों है भाई, नियम कम नहीं है, फिक्स है। बहुत से इनको तोड़ के बनाते हैं, जैसे अभी इसी नियम के 3 नियम निकाल देते हैं, इसी नियम के 3 नियम निकाल दिए, क्योंकि एक में तो अंतस्थ लिख देगा, एक में औसम लिख देगा और एक में संयुक्त वर्ण लिख देगा।
3 नियम। तो भाई ये 3 नियम अगर बढ़ेंगे तो ये बताओ कितना और बढ़ेगा मैटर। हमें तो सिर्फ करना है ना, हमें तो इतना करना है कि हम उस चीज को पकड़ सकें। हमें पढ़ना है, हमें टाइम थोड़ी खराब करना। अगर आगे वाला नियम मैं लिखवाऊं ऐसे ही करके तो बहुत टाइम जाएगा ना। यदि पदांत परि और सम में से किसी शब्दांश के परे, यदि, एक मिनट, यदि पदांत परि और सम, परि और सम में से किसी शब्दांश के परे, में से किसी शब्दांश, माफ कीजिएगा, के परे, किसी शब्दांश के परे क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द, क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द। अब क्री धातु से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे क्री धातु से जो शब्द बनते हैं, कृत, कृति, कार, करण, कारक, कर्ता। कृत, कृति, कार, कारक, करण और कर्ता। कृत, कृति, कार, करण, कारक और कर्ता। कृत, कृति, कार, करण, कारक, कर्ता आदि हो तो पदांत परि सम के परे, हो तो पदांत परि और सम के परे, के परे। देखो ये क्या बोल रहा है कि यदि पदांत परि और सम में से किसी शब्दांश के परे क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द आए हो तो पदांत परि और सम के परे, परि और सम के परे क्रमशः स का आगमन हो जाएगा। परे क्रमशः, क्रमशः कौन सा से? स और स, यही है ना। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूं भाई। स और स नहीं भाई, वापस करना, इसको चेंज करना है। कैसे? स और स हो जाएगा। मैं ये मतलब ये कन्फर्म जो आपको है ना, वो सारी बात ऐसे कैसे लिखवा रहा हूं। स का आगम, का आगम और लिखना भाई, माफ कीजिएगा ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है। का आगम, आगमन हो जाएगा, जाएगा। ठीक है, स और स का आगमन हो जाएगा, अर्थात परि के परे स तथा सम के परे स, अर्थात परि के परे, परि के परे यानी कि परि के बाद में स, परि के बाद में स तथा, तथा नहीं और सम के परे या बाद में स। ठीक है, अर्थात परि और सम के परे स का आगम हो जाएगा।
का आगमन हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे इसके उदाहरण देख लो भाई, जैसे 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 इसके उदाहरण देखेंगे, परि धन कृत। देखो अब परि वाले उदाहरण ले लो पहले। परि धन कृत, परि और सम इन दोनों के परि क्या होना चाहिए, शब्दांश के परे क्री धातु से बनने वाले शब्द। अब देखो क्री धातु से बनने वाले शब्द ये हैं 6, मैंने जो लिखवा दिए आपको, इन 6 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या इसके बीच में किसका आगम होगा, परि क्री से बनने वाला शब्द। तो ये कौन से वाला से का, ये वाले से का षटकोण, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा, तालव्य मूर्धन्य से और कृत। तो क्या बनेगा, परिष्कृत, परिष्कृत, ठीक है, परिष्कृत बना। अब देखो क्री कृति, अब देखो परि धन कृति, किसका आगम होगा, षटकोण वाले से का, परिष्कृति। और देखो इसके इशारे इसी के उदाहरण कर लो ना, परि धन कार, क्या बनेगा, परिष्कार, परि धन कारक, परि धन कारक, क्या बनेगा, परिष्कारक। परिष्कार, परिधनकरण, परिधनकरण, क्या बनेगा, परिष्करण। उसके बाद में परिधनकर्ता, परिधनकर्ता, क्या बनेगा, परिष्कर्ता, परिष्कर्ता, ठीक है। आप सम वाले ले लो, सम वाले सारे के सारे उदाहरण ले लो। देखो सम धन कृत, सम धन कृत, क्या बनेगा, संस्कृत, संस्कृत। अब इसका ये भी बन सकता है संस्कृत, ये तो कर ही लोगे आप, समधनकृत, संस्कृत। अब देखो सम धन कृति, क्या बनेगा, संस्कृति या संस्कृति। सन धन कार, सम धन कार, क्या बनेगा, संस्कार या संस्कार, ठीक है। ये न बनेगा, यहां पे न बन जाएगा ये, क्यों पता है, न क्यों बनेगा, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, स, और स अगर आता है, स कौन सा, दंत्य से, तो दंत्य वाली लाइन ही आएगी, और दंत्य वाली लाइन में पंचम वर्ण क्या होता है, न, इसलिए ये न बनेगा, संस्कार। और यह संस्कृति, पंचम वर्ण क्या है, क्री का, क्री का पंचम वर्ण क्या है, संस्कृति, ठीक है। यह संस्कृत, संस्कृत बनेगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ो, कार हो गया, इसके बाद में कारक, सम धन कारक, संस्कारक या संस्कारक,
ये स और आएगा भाई बीच में, है ना। इसके बाद में समधन करण, समधन करण, तो क्या बनेगा, संस्करण या संस्करण। इसके बाद में समधन करता, करता क्या बनेगा, संस्कर्ता। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, एक विशेष डाल के लिखते हैं सबसे पहले, फिर आगे नियम करते हैं। लिख लिया, उतार लिया, स्क्रीनशॉट कर लिया ना, ठीक है। आगे हटा दूं ना इसको। भाई सबसे मेन बात यह है कि गर्मियां होने लग गई हैं, तो क्या बोलते हैं कि थोड़े से पसीने वसीने का सिस्टम हो जाता है आजकल गर्मियों में, तो इसका थोड़ा बचाव रखें। लू वगैरह ही ज़्यादा चलने लग गई हैं, तो घर से कम बाहर निकलें, घूमना फिरना थोड़ा सा कम कर दें, नहीं क्या, सही है ना। आगे बढ़ते हैं, विशेष लिखते हैं। व्यंजन संधि के नियम नंबर 7 व 11 में, मैंने नियम नंबर 7 और 11 लिखवाया था ना। व्यंजन संधि के नियम नंबर 7 व 11 में प्रयुक्त होने वाले सभी उदाहरण वर्णागम संधि के उदाहरण हैं, क्योंकि हिंदी में प्रयुक्त संधि के जितने भी नियम प्रचलित हैं उनमें से केवल ये 2 नियम ही 7 व 11 ऐसे हैं जिसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि शेष सभी नियमों में केवल ध्वनि परिवर्तन होता है, ध्वनि या वर्ण आवृत्ति नहीं होती है। ये मेन चीज है, मैंने बोल के बता दी। आगे हम नियम लिखते हैं, नियम नंबर 12 जो है, यदि पदांत ई उ ए से में से किसी वर्ण के परे, यदि पदांत ई उ ए और से, ई उ ए और से में से किसी वर्ण के परे, में से किसी वर्ण के परे, के परे क्या आना चाहिए, स्थ, स्थ में से किसी वर्ण के परे स्थ, और भी है शायद, स्थ, सन, त, थ, सन, क्या हो रहा है, सन, त, थ, त, थ, सन, त, थ में से कोई एक वर्ण हो तो, में से कोई एक वर्ण हो तो क्या करेंगे, देखो, स्थ, सन, त, थ के स्थान पर क्रमशः स्थ, सन, त, थ के स्थान पर क्रमशः
क्या करेंगे, स्ने के स्थान पर क्या हो जाएगा, स्ने के स्थान पर यह हो जाएगा षठ क्षण, षठ क्षण, षठ क्षण टेठ हो जाएगा, टेठ हो जाएगा। अर्थात स्थ के स्थान पर षठ, षठ स्थ के स्थान पर षठ, अर्थात देखो 1 मिनट रुकना, अर्थात स्थ के स्थान पर षठ, ऐसा नहीं है, अर्थात ई उ ए और स प्लस, अर्थात ई उ या उ ए या ए और स, ई उ ए और ये इधर लिखना क्या स, स प्लस स्थ, स्न, ट और थ, त थ। अब इनके स्थान पर क्या होगा, इनके स्थान पर क्या होगा, देखो षठ, षण, ट और इसके स्थान पर ठ, षठ क्षण ट और ठ हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ये नियम के साथ में ये सूत्र सा बना दिया ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे इसके उदाहरण करते हैं पहले, जैसे तो जैसे सबसे पहले इसके उदाहरण देख लो, फिर और आगे चर्चा करेंगे। युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर, तो क्या ई और ई के बाद में स्थ आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है, स्थ आ रहा है, तो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, स्थ के स्थान पर षठ, षठ हुआ। ये क्या बोल रहा है, नियम समझ लो पहले। यदि पदांत ई उ ए और स, इनमें से देखो ई उ ए और स सारे के सारे होने चाहिए, कोई से भी हो सकते हैं इनमें से, ठीक है। इसके बाद में स्थ सन ट थ हो, तो इनके स्थान पर स्थ सन ट थ हो जाएगा, ये क्रम से। देखो ये मैंने लिखवा दिया है, बाकी आप को एक बार ये समझाने का फर्ज था, ये मैंने बता दिया। देखो जैसे उसके बाद में नी धन स्थुर, नी धन स्थुर, तो क्या बनेगा, नी का तो नी रहेगा, क्या षठ, उ की मात्रा है निष्ठुर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। इसके बाद में नी धन स्था, नी धन स्था बराबर क्या बनेगा, निष्ठा, निष्ठा। कंफ्यूजन है क्या? नहीं होगा। इसके बाद में वी धन स्था, वी धन स्था क्या बनेगा, विष्ठा, विष्ठा से ठ, ठ तो हो गया ना। क्षण का देखते हैं कोई मिलता है,
अणे का तो कोई मिल ही नहीं रहा। हाँ ये रहा ना, निधन स्नात, निधन स्नात, निष्णात, स का हो गया। अब ट और ठ का और देख लेते हैं ना, कोई ट और ठ का, पुष्धन ट, पुष्धन ट, क्या बनेगा? पुष्ट, पुष्ट। त का ट, ठ और बना लो एक बार, कुशधन थ, कुश धन थ, क्या बनेगा? कुष्ठ, कुष्ठ, कुशधन थ का क्या बनेगा? कुष्ठ। और देख लो उदाहरण तो, कनिष्ठ धन थ, कनिष्ठ धन थ, तो क्या बनेगा? कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ बन गया। और धन, वरिष्ठ धन थ, वरिष्ठ धन थ, वरिष्ठ। जहां पे थ आएगा ना वहां पे ठ बनेगा, जहां पे त आएगा वहां पे ट बनेगा, जहां पे था। मैंने ये सारे बता दिए, स्था। ठीक है, दृष्ट दंत है, बराबर दृष्ट। ठीक है, इसके बाद में एक दो उदाहरण और देख लो। पृष्ठ दंत है, पृष्ठ दंत है बराबर पृष्ठ, पृष्ठ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मेरे भाई लोगों, एक बात बता दूं आपको कि ये जो हमारी कौन सी वाली संधि थी, व्यंजन वाली जो संधि थी ना, वो हमने कर ली समाप्त। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई किंतु परंतु या कोई शंका नहीं होगी। अगर कोई फिर भी शंका बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर भी वहां पे भी आपको सोल्व नहीं हो रहा तो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो डाल रखे हैं। आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें, किसी तरीके की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि अब हम विसर्ग संधि की ओर बढ़ेंगे, तो विसर्ग संधि के कुछ नियम और परिभाषाएं, मैं एक परिभाषा करवा देता हूं, उसके बाद में हम नियम कल करेंगे। और समय का वैसे अभाव तो नहीं है आज, वैसे ही मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 40 मिनट की हुई होगी आज की। तो मैं चाहता हूं कि विसर्ग संधि की एक बार परिभाषा आपको करवा दूं और विसर्ग के बारे में समझा दूं। उसके बाद में क्या है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे आज के लिए, क्योंकि विसर्ग संधि के जो नियम है ना, विसर्ग संधि के नियम, वो विसर्ग संधि के नियम हैं मेरे हिसाब से, मेरे पास में जो हैं, जो मैंने बना रखे हैं, वो नियम है 10 नियम है। ठीक है, और 5-5 नियम भी अगर करेंगे ना तो 2 दिन में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, और विसर्ग संधि इतनी है, ज्यादा कुछ है नहीं विसर्ग संधि में कोई खास। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बातें तो क्या बात, और बात क्या है कि हम बोलते हैं ना कि, इसको हटा दूं एक बार और बताता भी जा रहा हूं, सुनते रहो। बातें ऐसी होती हैं कि जिनमें बातों का कोई मतलब नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि बात हम कुछ भी बोलें, किसी के लिए कोई भी चीज बोल सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि कोई कौन हमारे बारे में कितना कैसे क्या सोचता है। दोस्तों, मैं एक, आप समझते हो कि आपने ऐसे बोला कि बहुत से मित्रगण ऐसे बोलते हैं कि सर रोज क्लास रखा करो। रोज क्लास तो मैं रख दूं और भले ही रख दूं, लेकिन रोज क्लास रखूं भी कैसे? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप में से कौन कौन, सच्चे दिल से इतना बताना कि कौन कौन वीडियो पूरा देखता है? कोई भी नहीं देखता, क्योंकि उनके यह लगता है कि संधि तो चल रही है, हो जाएगी। अरे भाई नहीं होगी, मुझे पता है, मुझे जानकारी है, मुझे विदित है कि नहीं होगी। कुछ उदाहरण है मैं आपको दे देता हूं ना, करके बता देना। दूसरी बात कि एक दोहा चलता है हिंदी में
ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के गूंसा अकेला। कहने का भाव यह है कि जब कोई ज्ञानी से और ज्ञानी टकराता है ना, तो वो हमेशा दोनों के दोनों क्या करते हैं, ज्ञान की ही बात करते हैं हमेशा। और अगर कोई मूर्ख से अगर मूर्ख आदमी भिड़ गया ना, तो वह क्या करेंगे पता है, घूसे और लातों वाली बात होगी, ओहो मैंने उसको ऐसे मारा, मैंने उसका वो किया वो किया। शिक्षा, शिक्षा क्यों उपयोगी है, क्यों आजकल सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं? भाई सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से है कि हम अपने आप को कितना सक्सेस करते हैं। क्या सरकारी नौकरी सक्सेस का कारण? नहीं। सरकारी नौकरी किसी की सक्सेस कैसे हो सकती है? अगर सरकारी नौकरी मिले तो ठीक, और नहीं मिले तो और भी ठीक। भाई जो हमारा ज्ञान है वो तो कहीं जाने वाला है नहीं कि भाई हमारा ज्ञान कहीं भग जाएगा या कहीं और दूर चला जाएगा। एग्जाम होते हैं, हाँ अपना 100% दो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो गवर्नमेंट जॉब में है और वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब किस लिए होती है पता है? गवर्नमेंट जॉब इसलिए होती है कि लोग बाग हमारी वैल्यू करें, लेकिन जो मन की संतुष्टि है ना, मन की संतुष्टि वो कई बार ऊंचे से ऊंचे पोस्ट के ऊपर, पद के ऊपर जाने के बाद में भी नहीं होती। क्या बोलते हैं कि फलां ने वो जॉब छोड़ दी, फलां ने वो जॉब छोड़ दी। वो क्यों छोड़ के आते हैं? क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता, और जब मन ही संतुष्ट नहीं है तो फिर जॉब का क्या फायदा। क्या बोलते हैं, सब जानते हैं कि बोले कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं, गुरुजी ऐसे बोल, अरे गुरुजी सही बोलते हैं, सही बताते हैं। बहुत से विद्वान लोग ऐसे हैं जिनको जॉब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन घर वालों ने बोला तो बेचारे बैठे हैं पढ़ने। अरे भाई उनकी इच्छा क्या है वो जानो, किसी के ऊपर दबाव बनाने से थोड़ी ना होगा। मेरे ऊपर दबाव बना दिया जाए कि भाई तुझे तो आरएएस लगना है, भाई मेरी वो क्वालिटी नहीं है मैं आरएएस बन सकूं। मेरे पास सब्जेक्ट है, मेरा मजबूत है, अच्छा है, सब्जेक्ट में कर लूंगा, लेकिन बाकी कहां से लेके आऊं, कहां से होगा? इसलिए मैं कहता हूं कि अपने मन के हिसाब से, लेकिन मन भी कई बार क्या है कि मन एकदम गंदा होता है। मन के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? हमारी आत्मा का। समझ रहे हो? इंसान के 6 चक्र होते हैं, नाभि से लेकर के और ब्रह्मांड तक। ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? खोपड़े को। ये जो खोपड़ा है ना, इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले एक बार मैं लिखवा देता हूं आपको विसर्ग संधि के परिभाषा। विसर्ग संधि लिखो भाई। विसर्ग संधि। अब देखो हमने क्या किया, स्वर संधि में हमने किया स्वर के साथ में स्वर का मेल, नाम दिया स्वर संधि। इसके बाद में हमने व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में हमने किया स्वर के साथ व्यंजन का मेल, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल, और व्यंजन के साथ में स्वर का मेल। तो क्या बन गई हमारी व्यंजन संधि। अब हम करेंगे वह ध्वनि विकार जो परस्पर दो वर्णों के, वह ध्वनि विकार जो परस्पर दो वर्णों के, दो वर्णों के, दो वर्णों के। अब दो वर्ण कौन कौन से होते हैं? विसर्ग प्लस स्वर हो सकता है और विसर्ग प्लस व्यंजन हो सकता है। विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन, व्यंजन।
जन। परस्पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखो विसर्ग संधि में क्या होगा। सबसे पहले होगा विसर्ग के साथ में स्वर का मेल। विसर्ग प्लस स्वर। विसर्ग प्लस स्वर का मतलब क्या है? ऐसे तो ये तो होता है विसर्ग, इसके बाद में क्या होना चाहिए? स्वर। एक कंडीशन तो होगी हमारी ये। इसके बाद में क्या होगा? दूसरी कंडीशन, विसर्ग के साथ में व्यंजन, मतलब विसर्ग धन व्यंजन। ये होगी कंडीशन नंबर 2, और मात्र ये दो कंडीशनों से ही विसर्ग संधि होगी। ये दोनों को विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें विसर्ग संधि में और जो व्यंजन संधि में थोड़ी सी समानताएं हैं। उन जो थोड़ी सी जो समानताएं हैं ना, उन दोनों समानताओं को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे अगली कक्षा में। और अगली कक्षा में हम मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही ज्ञान की बात है कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक बुढ़ा व्यक्ति कहां पे आया, किसी इंसान के पास में गया और बोला कि मैं जोग लेना चाहता हूं। जोग मतलब सन्यासी बनना चाहता हूं। बोला बहुत अच्छी बात है, बन जाओ। अब वो सन्यासी कैसे, क्यों बनना चाहता है, उसके अंदर मन में ख्याल तो आए ना। मैंने किसी को बताया, मैंने आपको बताया कि भाई मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, और मैं करता क्या हूं? गाय चराता हूं, भैंस चराता हूं, या फिर और कोई काम करता हूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूं आकर के मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, तो आप मेरे निजी हैं, मेरे बैठने वाले हैं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि भाई क्या मतलब, बोलेंगे नहीं तो ये बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ इसके मन में, सोचेंगे ये चीजें कि ये टीचर बनने की सोच रहा है, शिक्षक बनने की सोच रहा है। तो वो भी सोच रहे हैं कि ये बाबा सन्यासी क्यों बनना चाहते हैं। बोले मैं अपने परिवार से दुखी हो गया, मेरा मोह खत्म हो गया है। बोले अच्छा, ये तो बहुत जोर की बात है, अगर मोह खत्म हो गया तो। बोला हाँ। तो बोले मोह खत्म हो गया तो मुझे एक बात बताओ कि जो आपके जो बच्चे हैं उनको आपसे अलग कर दें और फिर आप अलग रह लो। बोले नहीं, मैं तो जोग ही लूंगा, मैं सब कुछ उनको सौंप के और यहां से निकल रहा हूं। बोले क्यों? बोले बस ये ऐसे ही मेरा मन खत्म हो गया, खट्टा हो गया। ठीक है, निकल जाओ। अब वो कैसे निकलते हैं उसके बारे में मैं बताता हूं कि उनका जो मन है ना वो अशांत है। अब मन अशांत क्यों है वो तो उनका मन ही जानता है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं ना, एक कबीर जी ने एक दोहा कहा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। मतलब कहने का भाव ये है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि पाहन यानी कि पत्थर, पूजे यानी पूजने से, हरि मिले, हरि मतलब भगवान, हरि मिले। अगर हरि मिलता है, अगर पत्थर के पूजने से ही हरि मिलता है तो मैं पूजूं पहाड़। तो फिर मैं किसका पूजन करूंगा? पहाड़ का, क्योंकि उसमें तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और आप एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को पूजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पहाड़ में तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको पूज लूंगा ना मैं। ताते तो चाकी बल। अरे भाई इन बातों में कह रहे हैं कबीरदास जी कि भाई उससे अच्छा तो चाकी है, उससे बढ़िया तो चाकी है जिससे पूरा संसार पीस करके खाना तो खाता है। मतलब कहने का भाव ये है कि कबीरदास जी ने
निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। निर्गुण ब्रह्म मतलब एक निर्गुण होता है और एक सगुण। तो सगुण का मतलब क्या होता है? साक्षात पूजन। और निर्गुण भगवान क्या होता है कि सिर्फ परमेश्वर परम पिता परमात्मा एक है, अल्लाह ईश्वर अल्लाह सब एक हैं, एक मानकर। और हम क्या करते हैं? सगुण। जैसे हमने बजरंग बली की उपासना की, शंकर भगवान की उपासना की, राम जी की उपासना की, विष्णु जी की उपासना की, माता की कोई भी, ठीक है, और देवताओं की। तो और एक निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म का मतलब क्या है कि वो सिर्फ ब्रह्मांड जो पर ब्रह्म है, एक है, एक ही है। ये शंकर भगवान कृष्ण भगवान सब एक ही हैं, लेकिन फिर भी हम अलग अलग पूजते हैं ना, इनको नामों से पूजते हैं, लेकिन वो नाम से नहीं पूज करके वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा। तो चलिए, आज की क्लास का समय भी हो गया है और मैंने भी थोड़ा सा इसको ऐसे ही बता दिया आपको। तो इसी के साथ में आज के लिए हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे विसर्ग संधि के नियम नंबर 1 के साथ में, और कल करेंगे उनके 5 नियम, और फिर उसके बाद में अगले दिन करेंगे उसके 5 नियम, और हमारी संधि हो जाएगी समाप्त। उसके बाद में आप मुझे अवगत करवाएंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाऊं। आपको ऑप्शन दे रहा हूं, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। इन चारों में से, तीनों में से मुझे बता देना पहले क्या पढ़ना है। और मेरे हिसाब से तो समास बढ़िया रहेगा। अगर समास पढ़ना है तो कमेंट कर देना, या फिर सोशल मीडिया सोशल साइट के ऊपर जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात बताना भूल गया कि यार चैनल को थोड़ा सा प्रोग्रेस करवाओ, थोड़ा अपने यार दोस्तों से शेयर करो, देखा करो यार, वीडियो तो देखा करो कम से कम। भाई जब वीडियो नहीं देखोगे तो फिर क्या फायदा? बने रहने से भी कोई फायदा नहीं है। वीडियो देखो, एनालिसिस करो, क्या फर्क है, क्या फर्क मतलब जैसे और गुरुजनों से भी पढ़ते हैं उनमें और मुझे में क्या फर्क है। उनसे बुरा पढ़ाता हूं तो मत पढ़ो, लेकिन फ्री में दे रहा हूं कंटेंट, कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की और सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं और मुझे भी हाँ हिम्मत आ सके कि हाँ बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त मेरे स्टूडेंट मेरे साथ में। मैं आपको स्टूडेंट नहीं मानता, अपना दोस्त मान के चलता हूँ। तो बस इसी के लिए मुझे अवगत करवाओ कि हाँ मुझे प्राउड हो अपने ऊपर कि मैंने जो काम किया है वो सही किया है। अगर गलत किया है तो आप बता देना, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में, जो विसर्ग संधि को लेकर के होगा। उसके 5 नियम एक साथ और 5 नियम एक साथ, हमारी संधि कंप्लीट। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।